मेरा नाम बीना है, बीना मुखर्जी। बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मुलाजिमत तलाश करती रही। ये खूबसूरती एक बला है, एक मुसीबत है। बड़े बड़े दौलतमंद मुलाजिमत तो नहीं देते थे, मगर दाश्ता बनाकर रखने के लिए हजारों रुपए देने को तैयार थे। वो मेरी तरफ देखकर बोली, कल से तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टियां नहीं हुई हैं, तुम बैठो, मैं मरहम पट्टी करती हूँ और अपनी राम कथा भी सुनाती हूँ। मैं एक जगह बैठ गया। वो फर्स्ट एड बक्स लाकर मेरी पट्टियां खोलते हुए बोली, एक दिन शिल्पा और शमशीर सिंह कालिया से मेरा सामना हो गया। हम एक दूसरे को देख कर चौंक गए, क्योंकि मैं दूर से बिल्कुल शिल्पा जैसी लगती थी। करीब आने पर चेहरे का थोड़ा सा फर्क नुमाया होता था। उन दोनों ने मेरे बारे में पूछा। मैंने कहा, मेरे बूढ़े माँ बाप और बहन भाई हैं, उन सब का पेट पालने के लिए मुलाजिमत तलाश कर रही हूँ। वो पिछली पट्टियां उतार कर जख्मों को साफ करते हुए कह रही थी। कालिया ने मुझसे पूछा, अगर तुम्हें इस शर्त पर दौलत मिल जाए कि तुम कभी अपने माँ बाप और बहन भाई से न मिलो, तो क्या हमारी मुलाजिमत करोगी? मैंने कहा, मैं दौलत के लिए गैर कानूनी काम भी कर सकती हूँ, लेकिन अपनी आबरू को दाव पर नहीं लगाऊंगी। शिल्पा ने कहा, तुम बड़ी हद तक मेरी हमशक्ल हो। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए पूरी तरह तुम्हें मेरी हमशक्ल बना दिया जाएगा। मेरे डैडी तुम्हें मेरी तरह बेटी बनाकर रखेंगे। और एक बात याद रखो, औरत के अंदर हौसला हो तो कोई मर्द उसकी आबरू से नहीं खेल सकता। वैसे तुम्हें आबरू के दुश्मन बहुत मिलेंगे, उनसे बचकर रहना तुम्हारा काम है। हम भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन तुम्हें एक मुजरिमाना जिंदगी गुजारनी होगी। वो एक जरा तवक्कुफ से बोली। गरीबी और मोहताजी ने इस कदर बेजार कर रखा था कि मेरे आगे दो ही रास्ते रह गए थे। एक तो ये कि खुद को बेच डालूं या खुदकुशी कर लूं। कालिया ने मेरे घर वालों के लिए एक कोठी और कार खरीद दी। हर माह उन्हें 50,000 भेज रहा है। मैंने फोन के जरिए माँ बाप से कह दिया था कि कुछ लोग जिंदा रहकर दौलत कमा रहे हैं, उनकी बेटी मरने के बाद इतनी दौलत कमा रही है। मरने के बाद मैं कभी खानदान वालों को नजर नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी तरफ से उन्हें दौलत मिलती रहेगी। वो नए सिरे से दवाएं लगाकर पट्टियां बांधते हुए बताने लगी कि वो शिल्पा के साथ रहकर उसकी आवाज, लहजे, उसके उठने बैठने और चलने फिरने के अंदाज की और उसके तमाम स्टाइल की नकल करने लगी। स्कूल और कॉलेज के जमाने में वो स्टेज ड्रामे करती थी और बेहतरीन नक्काल कहलाती थी। उसने बहुत जल्द शिल्पा की तमाम आदत सीख ली। इस अरसे में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे शिल्पा का बिल्कुल हमशक्ल बना दिया गया था। मैंने कहा, उन्होंने तुम पर बहुत से एहसानात किए हैं। तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई दौलतमंद कहला रहे होंगे, तुम भी दौलत से खेल रही हो, फिर अपने मेहरबानों को धोखा देकर अपने दुश्मन से मेहरबानी क्यों कर रही हो? वो बोली, हालात जैसे जैसे बदलते हैं, तजुर्बात भी उनके मुताबिक बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। जब तुम लंदन में थे तो मैं भी शिल्पा के साथ गई थी। उस वक्त मैं चेहरे पर आरजी मेकअप कर लेती थी ताकि शिल्पा से अलग नजर आऊं। उस रोज शिल्पा ने कहा, तुम डैडी के पास जाओ, मैं फरमान नामी एक पुराने दुश्मन को ट्रैप करने जा रही हूँ। उसकी हिदायत के मुताबिक मैं कालिया के एक प्राइवेट बंगले में आ गई। वो गीले तौलिए से मेरा चेहरा और बदन के दूसरे हिस्सों से खून साफ करते हुए बोली, तुम्हें बेहोश करके यहाँ लाने वाले तुम्हारा एक सफरी बैग भी लाए थे, उसमें तुम्हारे कपड़े हैं, चेंज कर लो। मैंने कहा, मैं भी चेंज कर लूंगा, तुम अपनी रोइदाद जारी रखो। वो बोली, मैं कहती रहूंगी, तुम सुनते रहोगे, मगर अभी बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील करो। हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन अगले पल क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद शिल्पा वापस यहाँ आ सकती है। मैं लिबास लेकर बाथरूम में आया, लेकिन दरवाजे को थोड़ा सा खुला रखा ताकि उसकी बातें सुनता रहूं। वो दरवाजे के करीब दीवार से लगकर बोलने लगी। मैं कालिया के पास आई तो उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, ये कौन सी नई बात है? आप तो बचपन से शिल्पा को देखते आ रहे हैं। वो बोला, शिल्पा की बात छोड़ो, वो तो मेरी बेटी है। तुम तो जवानी में मिली हो, वो मेरे खून से पैदा हुई है। उसका बदन अलग है और तुम्हारा अलग है। मैंने परेशान होकर पूछा, आपको क्या हो गया है? मैं आपको डैडी कहती हूँ, आप सबके सामने मुझे बेटी कहते हैं। उसने हंसते हुए पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं लिबास बदलकर बाथरूम से बाहर आई। वो दीवार से लगी खला में तक रही थी और कह रही थी, जब मैं गरीब थी, माँ बाप और बहन भाई के साथ फाके करती थी, तब भी दौलतमंद मेरे हुस्न शबाब की कीमत लगाते थे। मैंने ऐसी बुरी हालत में खुद को फरोख्त नहीं किया। मेरी नेक नियति को मेरा भगवान समझता था। उसने ऐसे वक्त मेरी मदद की। अचानक कालिया के फोन की घंटी बजी। वो उसका बहुत ही प्राइवेट फोन था, उसे अटेंड करना जरूरी था। उसने मुझे छोड़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, सर, हमारे हाथ सुनहरी मौका आया है। आपका बदतरीन दुश्मन अमीर हमजा हमारी नजरों में है। कालिया ने पूछा, कहाँ से बोल रहे हो? आवाज
आवाज आई, मैं हाइड पार्क में हूँ। हमजा एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में तन्हा बैठा हुआ है। कालिया ने कहा, तुम्हारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? उसका आदमी बोला, सर मैं आपके एक एक दुश्मन को अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। आप अभी आ जाएंगे तो रास्ते का बहुत बड़ा कांटा भी हट जाएगा और खुफिया हाथ आपका लोहा मानने लगेगा। कालिया ने कहा, बेशक, ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। तुम उस पर नजर रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। बीना मुखर्जी उर्फ शिल्पा उसे सहमी हुई नजरों से देख रही थी और अपने बचाव की तदबीर सोच रही थी। मैंने उसे कहा, हमजा साहब तो खुफिया हाथ के दिमाग का फोड़ा है। कालिया इसीलिए उन्हें कत्ल करने गया था। तुम्हारी रुईदात का ये हिस्सा मेरी रुईदात से मिलता है। उधर कालिया तुम्हारी इज्जत से उस वक्त न खेल सका और उसकी बेटी शिल्पा मुझे ट्रैप करने के बावजूद मुझे अपना कैदी न बना सकी। ये बताओ कि कालिया के जाने के बाद तुम फरार हो सकती थी? क्या तुमने फरार होने की कोशिश की थी? वो बोली, कैसे करती? मैं उन बाप बेटी के साथ रहकर देख चुकी थी कि लंदन के हर इलाके में उनके आदमी मौजूद हैं। कालिया ने भी जाते हुए धमकी दी थी कि मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ मुझे गोली मार दी जाएगी और अगर मैंने शिल्पा को उसके बाप की बदनीयती के बारे में बताया तो उसके आदमी भारत में मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को गोलियों से छलनी कर देंगे। तुम बताओ फरमान, ऐसे वक्त मैं क्या करती? क्या अपने साथ अपने तमाम खून के रिश्तों को भी मरने के लिए छोड़ देती? मैंने कहा, हाँ, ऐसे वक्त औरत रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। वो बोली, लेकिन मैं कभी नहीं रोती। हालात ने मुझे संग दिल बना दिया है। मैंने फैसला किया, जब गुर्बत और मोहताजी के जमाने में अपनी आबरू सलामत रखी तो अब क्यों नहीं रख सकती? मैं उस वक्त खुदकुशी करती तो मेरे माँ बाप और बहन भाई भी दरबदर होकर मर जाते। अब भी मरेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अब मैं कालिया को मार कर मरूंगी। मैंने कहा, बीना, ये अजीब बात है। जिसे तुम मारने के इंतजार में थी, उसी शाम मैंने उसके दोनों घुटनों की हड्डियां तोड़ दी थी और उसकी बेटी की एक टांग जख्मी कर दी थी। वो मेरे कदमों में झुककर मेरे पैरों को छूने लगी। मैंने उसके बाजुओं को पकड़कर उसको उठाते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो? वो बोली, ये हमारा धर्म है। हम अपने देवता के, अपने मोहसिन के पांव छूते हैं। आपने अनजाने में मेरी इज्जत बचाई है। उस दिन से आज तक कालिया मेरे सामने आने के काबिल नहीं रहा। अब वो तुम्हारी डॉक्टर माँ के रहमो करम पर है। मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि कभी मैं तुम माँ बेटे के काम आऊं। आज भगवान ने मेरी सुन ली। बस अब देर न करो, यहाँ से निकल चलो। मैंने एक सफरी बैग उठाया। उसने पहले से अपने जरूरी सामान की अटैची उठाई, फिर रुक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, क्या तुम लोहे की तिजोरी काट सकते हो? मैंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ आलात की जरूरत पड़ेगी, मगर तिजोरी क्यों काटी जाए? क्या रकम की जरूरत है? उसने एक आहनी सेफ की तरफ इशारा किया। वो है तिजोरी। दोनों बाप बेटी मुझे अपना हमराज बनाते हैं, लेकिन इस तिजोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसमें वो कैसेट और तहरीरी दस्तावेजात हैं जिनके जरिए शिल्पा रॉ वालों को ब्लैकमेल कर रही है। मैंने कहा, ओ गॉड, इस तिजोरी में इतनी अहम चीजें मौजूद हैं और हम इन्हें भूल कर जा रहे थे। मैंने आयरन सेफ के करीब आकर उसका जायजा लिया, फिर कहा, इसे डबल लॉक के अलावा मखसूस नंबर से भी लॉक किया गया है। वो बोली, तीसरे कमरे के स्टोर में मुख्तलिफ किस्म का सामान पड़ा है, तुम देखो, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। मैं उसके साथ तीसरे कमरे में आया जहाँ दीवार पर कई टीवी रखे हुए थे। बीना ने एक स्टोर रूम के दरवाजे को खोलकर वहाँ का बल्ब रोशन किया। वहाँ बड़ा काठ कबाड़ पड़ा हुआ था। मैं गैर जरूरी सामान हटा हटा कर देखने लगा। तिजोरी में जहाँ लॉक लगाए गए थे उस छोटे से हिस्से को काटा जाता तो तमाम लॉक अपनी जगह रह जाते और तिजोरी का पट खुल जाता। मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली, लेकिन जरूरत की कई चीजें नहीं थी। फिर भी जो कुछ हाथ लगा मैं एक दूसरे को उनसे मुंसलिक करके तिजोरी के पास आया। फिर स्विच बोर्ड से प्लग लगाकर लोहा काटने वाले आले को तिजोरी से लगाया तो चिंगारियां उड़ने लगी। तिजोरी के पट पर हल्का सा सुराख हो गया। फिर उस आले को पूरी कुव्वत से पट पर दबाकर तमाम लॉक के अतराफ लोहे को काटने लगा। तिजोरी का लोहा बहुत मोटा था और मैं लोहार था, लोहे से हार नहीं मान सकता था। बड़ी मेहनत के बाद लॉक किए हुए हिस्से को काट दिया, फिर प्लग को स्विच से अलग कर दिया। तिजोरी के सामने आकर उसके पट को एक लात मारी तो वो अंदर खानों से टकराकर बाहर की तरफ खुल गया। बीना ने खुश होकर ताली बजाने के अंदाज में कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी मोटी मजबूत लोहे की तिजोरी खोल दी। वो करीब जाकर उसके अंदर से कई कैसेट और कई टॉप सीक्रेट फाइल निकालने लगी। मैं उसे अपने सफरी बैग और उसकी अटैची में रखने लगा। इतना वक्त नहीं था कि उन्हें पढ़कर उनकी अहमियत को समझा जा सके। तिजोरी में डॉलर्स, पाउंड्स, इंडियन करेंसी भी थी। वो सब हमने रख ली। हमें अपनी मंजिल का पता नहीं था कि वहाँ से निकलकर पहले कहाँ जाना है। वैसे भी जहाँ जाना हो वहाँ रकम की जरूरत पड़ती है। हम वहाँ से निकलकर चोर दरवाजे के पास आए। उसे खोलकर तहखाने वाली सुरंग में पहुंचे। बीना ने उस सुरंग से गुजरते हुए कहा,
हम यहाँ से दूसरी कोठी में पहुंचेंगे। यहाँ से फरार होने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हो रही है, लेकिन आगे प्रॉब्लम है। मैंने पूछा कैसे प्रॉब्लम? वो बोली तुम्हारे सर और चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई हैं। शिल्पा के मातहतों से सामना होगा तो वो तुम्हें पहचान लेंगे। जब तुम बेहोश थे तो शिल्पा ने तुम्हारे चेहरे का मेकअप उतार दिया था। अब रॉ वाले भी तुम्हें देखते ही पीछे पड़ जाएंगे। मैंने कहा अपने बारे में भी सोचो, तुम बिल्कुल शिल्पा की तरह हो, जबकि तुम्हें शिल्पा नजर नहीं आना चाहिए। रॉ वाले भी तुम्हारी यानी कि शिल्पा की तलाश में होंगे। वो बोली मेरी अटैची में रेडीमेड मेकअप है। किसी होटल के कमरे में या किसी गेस्ट हाउस में ठहरने का मौका मिलेगा तो मैं चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली कर लूंगी। तुम अपने बारे में सोचो। मुश्किल ये है कि हम सेंट्रल मुंबई में हैं और चंद घंटे पहले पुलिस और रॉ वाले इस कोठी तक पहुंच गए थे। ये अंदेशा है कि वो इन्हीं अतराफ में हमें तलाश कर रहे होंगे। हम उस सुरंग के जरिए दूसरी कोठी पहुंच गए। उसने कहा हम इस कोठी से तकरीबन 200 गज दूर आ गए हैं। मैंने पूछा क्या हम यहाँ नहीं रुक सकते? कम से कम तुम अपना चेहरा तब्दील करके बाहर जाकर मेरे लिए मेकअप का सामान ला सकोगी। वो बोली नहीं फरमान, यहाँ रुकने से कुछ भी हो सकता है। मेरा अंदेशा दुरुस्त हो सकता है। भगवान न करे फ्लाइट कैंसिल हो गई या और कोई बात हो गई तो शिल्पा इधर आ सकती है और हो सकता है वो अकेली ना आए। मैं नहीं चाहती कि तुम इस कदर जख्मी होने के बाद भी उसके बदमाश मातहतों से मुकाबला करो। मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि इन बदमाशों से सामना हो जिन्होंने बेकसूर पूजा को हलाक कर दिया। मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बोली इन कातिलों से इंतकाम लेने का मौका मैं दूंगी, लेकिन ऐसी हालत में नहीं। मेरी बात मानकर सिर्फ जख्म भरने का इंतजार करो। मैं सबको जानती हूँ, सबको तुम्हारे सामने लाऊंगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं अपने असली चेहरे के साथ हूँ। मेरे लिए बाहर भी खतरा है और अंदर भी। फिर ऐसे में यहाँ रुकने का खतरा क्यों न मोल लूं? तुम फौरी रेडीमेड मेकअप करो और बाहर जाकर मेरे लिए मेकअप का जरूरी सामान लाओ। और देखो इतनी सारी पट्टियां बांधने की जरूरत नहीं है। हर जख्म पर छोटी छोटी क्रॉस पट्टियां चिपका दी जाएंगी। बस तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आने की कोशिश करो। मैंने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। वो चली गई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैंने एक बल्ब भी ऑन नहीं किया। गहरी तारीकी में दीवार से लगकर खड़ा रहा। किसी को आना तो नहीं चाहिए था। शिल्पा ने भी अगर फ्लाइट मिस कर दी तो उसे यहीं वापस आना था, मगर वो भी ना आई थी। ठीक है वो नहीं आई थी, उसके मातहत भी नहीं आए थे। मेरे दुश्मनों में से कोई नहीं आया था, लेकिन इससे क्या होता है? मौत न आने का मतलब ये तो नहीं होता कि शामत भी ना आए। इलेक्शन का दिन था। मुल्क के हर इलाके में वोट डाले जा रहे थे। पुलिस और फौज के सख्त इंतजामात थे ताकि मुख्तलिफ पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी ताकत का गैर कानूनी मुजाहरा न कर सकें। आमतौर पर सियासत में दिलचस्पी न लेने वालों की तादाद ज्यादा है। उनसे कहा जाए कि भाई हर बालिग फर्द को वोट डालना चाहिए, ये एक कौमी फर्ज है, तो ऐसे बेजार लोगों का जवाब ये होगा कि वोट डालने का अंजाम इतने सालों में क्या हुआ है। पौनी सदी गुजरने के बाद भी करप्ट सियासतदान हुक्मरान बनकर आता है। उनकी समझ में ये नहीं आता कि वोट डालने से क्या नुकसान होता है। एक इलाके में अगर 10 लाख वोटर्स हैं और उनमें से सिर्फ 1 लाख अफराद वोट डालते हैं तो बाकी 9 लाख वोट कहाँ जाते हैं? 9 लाख वोट का हिसाब खुफिया हाथ के पास होता है, जिसको इख्तिदार दिलाना होता है और उसका मतलूबा उम्मीदवार 20-25 हजार वोटों से हारने वाला होता है, तो बाकी 9 लाख वोट न देने वाले अफराद के 50,000 वोट हारने वाले के खाते में खुफिया हाथ के जरिए पहुंचा दिए जाते हैं। इस तरह खुफिया हाथ की जीत होती है और वोट न डालने वालों को खबर तक नहीं होती कि उनके वोटों से एक करप्ट उम्मीदवार जीतकर असेंबली में पहुंच गया है। यही सियासत कहलाती है कि इलेक्शन करवाने वालों के पास पहले वोटर्स की लिस्ट होती है कि कितने लाख या कितने करोड़ वोटर्स हैं, लेकिन खुफिया हाथ के पास इन वोटर्स का हिसाब होता है कि कितने लाख अफराद वोट नहीं डाल रहे हैं, और जो वोट डालने नहीं आ रहे हैं उनके वोटों की पर्चियां इलेक्शन के आखिरी वक्त शाम तक यानी वोटों की गिनती से पहले मोहरशुदा बक्स में पहुंच जाती हैं। इस तरह वोट न डालने वाले अनजाने में खुफिया हाथ को इसके मकासद में कामयाब बनाते रहते हैं, यानी अच्छाई और बुराई के मुकाबले में कुछ न करने वाले या खुद को गैर जानिबदार कहने वाले असल में बुराई का साथ देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ इलेक्शन है। इलेक्शन की बाजी खेलने वाला या तो पूरा मुल्क जीत जाता है या आधी कौम का एतमाद हार जाता है, और ये वाहिद जुआ है जिसे सिर्फ सरमायादार या जागीरदार खेलते हैं। कोई वतन परस्त और कौम परस्त और ज़हीन मगर गरीब ये बाजी कभी नहीं खेल पाता।
शाम को जब वोट डालने का वक्त खत्म हो गया तो टीवी और रेडियो के जरिए ऐलान होने लगे कि तमाम रात कौम को हंसी मजाक और नाच गानों का रंगारंग प्रोग्राम दिखाया जाएगा और मुल्क के जितने इंतखाबी इलाकों के नताइज मौसूल होते जाएंगे वो नताइज अवाम के सामने पेश कर दिए जाएंगे। गोया दूसरे दिन सुबह या दोपहर तक मालूम होने वाला था कि कौन सी पार्टी ज्यादा वोट हासिल करके सब पर सबकत ले गई है। ऐसे वक्त में पूरी कौम नताइज की मुंतजिर रहती है, लेकिन दुर्दाना बेगम को इंतजार नहीं था। वो इलेक्शन का आखिरी नतीजा आने से पहले ही अपने खास टेलर मास्टर से अपना वो खास लिबास तैयार करवा चुकी थी जिसे पहनकर वो हुक्मरान की हैसियत से असेंबली में जाकर हल्फ उठाने वाली थी। उसकी खास ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर वगैरह अपने तमाम जरूरी सामान के साथ महल में आकर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ नेकबख्त को भी जीतने की उम्मीद थी, लेकिन वो बेचैन सा था। खुफिया हाथ से उसका राब्ता नहीं हो रहा था। उसका सेक्रेटरी बार बार यही कह रहा था कि साहब दूसरे सियासी मामलात में मसरूफ हैं। ये एक तरह का सिग्नल था कि खुफिया हाथ उसकी हिमायत नहीं कर रहा है। रात के 2 बजे इलेक्शन के नताइज से मालूम हो रहा था कि वो कई इलाकों से जीत रहा है, लेकिन 2 बजे के बाद बाजी पलटने लगी। दुर्दाना बेगम की हिमायत में डाले हुए वोटों की तादाद बढ़ने लगी। सुबह तक वो दुगनी तादाद से नेकबख्त पर सबकत ले जाने लगी। नेकबख्त गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। उसके आसपास बैठे हुए मुशीर और काबिल एतमाद सियासतदान सभी मायूस हो गए। एक मुशीर ने कहा, सर मैंने पहले ही कहा था कि दुर्दाना अपने खावंद की कुर्बानी देकर एक मजलूम बेवा बनकर अवाम की हिमायत हासिल कर रही है और अब तक ऐसे बयानात देती आ रही है जैसे उसके अपोजिशन पार्टी वालों ने, यानी कि हमने उसके शौहर काशिफ अकबर का कत्ल करवाया है। नेकबख्त गुस्से में टहल रहा था। उसने झुंझुला कर कहा, दुर्दाना की इस जबरदस्त चाल का जवाब अमीर हमजा और राजा नवाज दे सकते थे, लेकिन वो कई दिनों से गायब हैं, जैसे किसी मजबूरी के बायस वो रूपोश हो गए हों या खुफिया हाथ की एजेंसियों ने उन दोनों को भी कहीं ठिकाने लगा दिया हो। एक सियासतदान ने कहा, हमजा और राजा हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहे। वो बड़े चालाक और मामला फहम हैं। मुझे तो लगता है उन्होंने कुछ सोच समझ कर रूपोशी इख्तियार की है। दूसरे मुशीरों ने कहा, वो दोनों मौजूद होते तब भी हमें फायदा न पहुंचता। वो दोनों हमारी भी पार्टी के खिलाफ थे। नेकबख्त ने कहा, वो मेरे खिलाफ थे, लेकिन अभी मौजूद रहते तो दुर्दाना के खिलाफ भी मुहिम चलाते। दुर्दाना के भी बहुत से अहम राज उन दोनों के पास हैं। मैं उनकी गैर मौजूदगी का मतलब समझ नहीं पा रहा। एक सियासतदान ने कहा, अभी मैं यही कह रहा था कि उन दोनों ने कुछ सोच समझ कर रूपोशी इख्तियार की है, और रूपोशी की वजह यह भी हो सकती है कि खुफिया हाथ ने और दुर्दाना ने उन दोनों से कोई बहुत बड़ा समझौता और सौदा किया हो। मुशीर ने कहा, हम मौजू से भटक रहे हैं। अब हमजा और राजा के आ जाने से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हमें अब सिर्फ आइंदा के लिए सोचना है। आइंदा हम बहुत बड़ी और मजबूत ऑपोजिशन बनकर रहेंगे। दुर्दाना को एक दिन भी सुकून से हुकूमत नहीं करने देंगे। नेकबख्त ने कहा, आप ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? ऑपोजिशन पार्टी हमेशा हुक्मरान पार्टी की तामीरी मकासद को भी पूरा नहीं करने देती। ऐसे गलत प्रोपेगेंडे करती है कि तामीरी मकासद धरे के धरे रह जाते हैं। बात तो हमजा और राजा की होनी चाहिए। उनकी गुमशुदगी कोई मामूली बात नहीं है। दूसरे ने कहा, बेशक उनकी गुमशुदगी या रूपोशी के पीछे बहुत गहरे सियासी मकासद होंगे। अगर हमारा ये अंदाजा दुरुस्त है कि उन दोनों को खुफिया हाथ ने खरीद लिया है, तो आपके चुराए हुए अहम राज उन्होंने खुफिया हाथ के हवाले किए होंगे। जब भी आप मजबूत अपोजिशन की हैसियत से कोई कदम उठाना चाहेंगे, उन राजों के जरिए आप पर दबाव डाला जाएगा। फिर आप हुक्मरान पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सब परेशान होकर सोचने लगे। फिर एक ने कहा, अभी हम अंदाजा कर रहे हैं, हमजा और राजा भारी से भारी कीमत पर भी बिक जाने वाले नहीं हैं। वो हमेशा मुल्क और कौम के लिए सर से कफन बांध कर रहते थे। ऐसे जांबाज खरीदे नहीं जा सकते। दो में से कोई एक बात है, खुफिया हाथ ने अंडरग्राउंड माफिया के गॉडफादर हाशिम को तबाह कर दिया है। उसके मोतमिद खास अमानत शेख को खरीद कर हाशिम के तमाम इख्तियारात और जराए खत्म कर दिए हैं। हमजा और राजा के वो इख्तियारात खत्म हो गए हैं जिनके जरिए वो अखबारात को हमारे और दुर्दाना के खिलाफ बयानात शाया करने पर मजबूर करते थे। उन दोनों के बेशुमार जांबाज मातहत भी नहीं रहे। ऐसी मजबूरियों के बायस वो रूपोश हो गए हैं या फिर खुफिया हाथ ने उन्हें हलाक करवा दिया है। एक मुशीर ने कहा, अगर वो जिंदा हैं और रूपोश हैं तो हम उन्हें तलाश करें, किसी तरह उनसे राब्ता करके अपने ताउन का यकीन दिलाएं, अपने इख्तियारात और वसी जराए से दुर्दाना के खिलाफ मुहिम चलाएं। अगर वो दोनों हमारी भरपूर मदद करेंगे तो दुर्दाना असेंबली में आने से पहले ही घर लौट जाएगी। नेकबख्त ने कहा, बहुत उम्दा तदबीर है। हमजा और राजा ने जो कुछ खोया है वो सब कुछ हमसे मिलेगा तो वो एक्शन में आ जाएंगे। वो सब अपने अपने तौर पर सोचने लगे और इसी एक बात पर गौर करने लगे कि हमजा और राजा से किस तरह राब्ता किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।